Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th subject science chapter number 7 atomic theory, periodic classification and properties of element. So, first of all, we want to know that what is the word atom. एटम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो इसके बारे में हम देखें कि हमारे इंडिया में और कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एटम के बारे में जानने की कोशिश की थी। हम इंडियन पर्पस से देखें तो हमारे इंडिया में लगभग 500 बीसी के टाइम पीरियड में महर्षि कनाद थे। उन्होंने कहा कि किसी भी सब्सटेंस को हम तोड़ते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसको उन्होंने एटम वर्ड कहा। वापस एक मिनट, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल जो होता है वह सबसे छोटा पार्टिकल जिसको तोड़ा नहीं जा सके उसको एटम कहते हैं। और हमारे इंडियन पर्पस से देखें तो एक और फिलोसोफर्स थे, पादुका कात्यायन। उन्होंने भी यही चीज़ बताई थी कि ये जो स्मॉलेस्ट एटम पार्टिकल्स होते हैं वह कॉम्बिनेशन करके दूसरे अदर पार्टिकल्स को बनाने का काम करते हैं। अब हम कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स की बात करें तो उनमें डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस का नाम आता है। उन्होंने भी यह बताया कि स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल एज एटम, उन्होंने कहा कि वह सबसे छोटा पार्टिकल जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सके उसे हम एटम कहेंगे। और यह जो एटम शब्द है यह ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से आया है जिसका मीनिंग भी इनडिविजिबल होता है। तो हम एटम की क्या डेफिनेशन देख सकते हैं कि वह सबसे छोटा पार्टिकल जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सके वह एटम कहलाता है। एटम से रिलेटेड कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एटम से रिलेटेड थ्योरी को एक्सप्लेन करके बताया था, जिसमें हम एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानेंगे। कि सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो जरा इनके बारे में जानें। जॉन डाल्टन जो थे वह एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। उन्होंने 1808 में अपनी एटॉमिक थ्योरी को दिया था जिसको एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि एटम में केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरीके का होता है, मास कंजर्वेशन क्या होता है एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल एंड इट्स मेन पोस्टुलेट्स आर। उन्होंने अपनी ये जो थ्योरी बताई थी उस थ्योरी में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। वो पॉइंट क्या क्या थे हम जरा उसके बारे में डिस्कस करें। पहली बात तो उन्होंने यही बताई थी कि हमारा जितना भी मैटर है वह सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको एटम कहते हैं। सेकंड बात उन्होंने यह बताई थी कि एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल, कि वह सबसे छोटा पार्टिकल जिसको तोड़ा नहीं जा सके वह एटम है। और हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब इन एटम से मिलकर बनी है। ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट सिमिलर इन मास शेप एंड साइज, कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम उन सब का मास शेप और साइज़ एक जैसी होती है। जैसे आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में जितने भी एटम होंगे उन सब की मास शेप और साइज एक जैसी होगी। आयरन देखें या जिंक या कॉपर देखें, उन सब में एटम्स जितने भी होंगे उन सब का मास शेप और साइज एक जैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जॉन डाल्टन ने हमको यह बताया था कि एक एलिमेंट के तो सारे एटम एक जैसे होते हैं, लेकिन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट के मास साइज और शेप भी अलग अलग होता है। जैसे आप कंपैरिजन कर दो, एक तरफ जिंक का एक तरफ लोहे का, आयरन का, इन दोनों के एटम का आप कंपैरिजन करके देखोगे तो उसमें मास साइज और शेप आपको अलग अलग मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट उन्होंने ये चीज़ बताई थी
कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम हैं वह आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं H2O का, कि आप जो पानी पीते हो वह पानी का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है। तो अलग अलग हाइड्रोजन का एटम अलग, ऑक्सीजन का एटम अलग, और दोनों मिलके क्या बना दिया उन्होंने, एक टाइप का कंपाउंड। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है यह स्मॉल होल नंबर्स में होता है, कि आप चाहे यहाँ पे पानी पियो या किसी दूसरी जगह पे आप वाटर देखो, सब जगह पे वाटर का फॉर्मूला आपको H2O ही मिलेगा, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम कॉम्बिनेशन के तौर पे पाया जाएगा। एटम कैन नाइथर कैन बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और उन्होंने ये एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि एटम को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या चीज़ें बताई थी, जो मैंने आपको 6 पॉइंट में कंप्लीट करके एक्सप्लेन की थी। ये चीज़ आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एटॉमिक थ्योरी थी जॉन डाल्टन की। तो हम नेक्स्ट एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन के बारे में आता है। तो थॉमसन के बारे में हम जानें कि सर J.J. थॉमसन प्रपोज्ड फर्स्ट मॉडल रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। J.J. थॉमसन थे, उन्होंने पहली बार 1898 में 1898 में पहली बार एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मॉडल दिया था, क्योंकि इनके पहले किसी को पता नहीं था कि एटम रियल में दिखता कैसा है। तो उन्होंने पहली बार एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड मॉडल हमको दिया था। थॉमसन ने अपना मॉडल कुछ ऐसा बताया था, उन्होंने कहा था कि एटम एक टाइप से गोला होता है, एक टाइप का स्फेयर होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस स्फेयर के अंदर बराबर चार्ज के इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए पाए जाते हैं। वापस एक मिनट, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई थी कि एटम एक गोला है जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, और इस गोले के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं, स्प्रेड हो रहते हैं, जिनके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने के कारण एटम न्यूट्रल कंडीशन में पाया जाता है। इसको हम अगर इंडियन पर्पस से देखें तो इंडियन पर्पस में इसकी जो कंपैरिजन है वह वाटरमेलन से हम कर सकते हैं, कि जैसे तरबूज है, तरबूज या वाटरमेलन को आप देखते हो तो उसमें जो रेड कलर का पोर्शन आता है वह उसका पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो बीज बिखरे हुए पाए जाते हैं वह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले हैं। लेकिन अगर इंग्लिश पर्पस से हम देखें तो यह इसकी कंपैरिजन की गई है प्लम पुडिंग मॉडल से, कि प्लम पुडिंग मॉडल में देखें तो पुडिंग एक टाइप का केक होता है जिसको गोले को उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर गोले की तरह बताया है, और उसके अंदर जो पुडिंग्स बिखरे हुए होते हैं उनको उन्होंने नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन कहा है। तो इससे रिलेटेड आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि उन्होंने बस एक ये चीज़ बताई थी कि एटम गोला होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रॉन स्प्रेड यानी बिखरे हुए पाए जाते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। इसको हम देखें तो उन्होंने कहा था वह पॉजिटिव स्फीयर है जिसकी साइज 10⁻⁻10 सेंटीमीटर है, जिसमें कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, इसका कंपैरिजन प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, और पॉजिटिव चार्ज कंसिडर्ड एज पुडिंग इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड एज प्लम। और इसकी कंपैरिजन हम करके देखें तो वाटरमेलन से भी कर सकते हैं, जैसे इसका रेड पार्ट है वह पॉजिटिव चार्ज है और इसमें जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वह उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और लास्ट मैंने यह चीज़ बताई थी आपको इसमें कि अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज़ ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वह न्यूट्रल होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होने के कारण, दोनों इक्वल होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे आपको न्यूट्रल चार्ज मिलते हैं।
ड्रॉबैक्स की बात करें तो इस थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे कि यह रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं कर पाया, लेकिन इस कारण यह फेल हो गया। लेकिन हम हिस्ट्री पर्पस से इसको पढ़ते हैं, रियल में इस तरीके से एटम नहीं होता। उन्होंने ये चीज़ गलत बताई थी, लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं था कि एटम कैसा होता है तो उन्होंने पहले तो इसको मान लिया, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट करके इसको अपने थ्योरी को प्रूफ किया तो ये थ्योरी फेल हो गई। लेकिन हम इनको केवल हिस्ट्री पर्पस से ही पढ़ते हैं कि सबसे पहली बार जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो जे थॉमसन ने दिया था, थॉमसन मॉडल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की, कि उन्होंने भी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताया था। तो उनके बारे में हम देखें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड हिज co-workers has performed an experiment bombing alpha particles on very thin gold foil। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था कि एक बहुत ही पतली गोल्ड की पन्नी ली थी, बहुत ही पतली सोने की पन्नी ली थी, और उन पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बिंग यानी कि बौछार करवाई। तो जैसे ही किसी पे पार्टिकल्स की बौछार कराते हैं या बॉम्बिंग कराते हैं तो वह टकराने के बाद इधर उधर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल को एक जिंक सल्फेट की स्फेरिकल लेयर से ढक दिया। जिंक सल्फेट एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर कोई चीज़ टकराती है तो टकराने के बाद वह थोड़ी सी फ्लैश होती है यानी कि चमकती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई न कोई पार्टिकल टकराया होगा। वापस एक मिनट, अल्फा पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिनको हम अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख पाते। तो उनको मेज़र करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल सोने की पन्नी से टकराने के बाद कहाँ पे गए थे, उनको मेज़र करने के लिए उन्होंने गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक स्फेरिकल लेयर लगाई और वो लेयर थी जिंक सल्फेट की। दिखने में कैसी थी, ज़रा हम देखें उसको। वो आपको ऐसी थी, एक तरफ तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स लगाया था जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स आ सकें, सामने गोल्ड फॉइल थी और गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल कहीं न कहीं तो वापस जाएंगे, और कहाँ जाएंगे उसकी पहचान करने के लिए उन्होंने ऐसे गोल शेप में, स्फेरिकल शेप में पन्नी लगाई थी। ये पन्नी थी जिंक सल्फेट की। उन्होंने जिंक सल्फेट को ही क्यों चुना मैं बता चुका हूँ। जिंक सल्फेट एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर कोई भी पार्टिकल टकराता है तो टकराने के बाद चमक पैदा होती है, थोड़ी सी फ्लैश होती है, जिसके कारण उन्होंने जिंक सल्फेट की एक लेयर को गोल्ड फॉइल के चारों तरफ लगाया ताकि उनको पता चल सके कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ कहाँ टकराएंगे। अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स को छोड़ा गया, छोड़ने के बाद वह गोल्ड फॉइल से टकराए। टकराने के बाद उन्होंने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की, उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा चमक पीछे की तरफ हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए, जिसके कारण पीछे की तरफ सबसे ज़्यादा चमक हुई, और साइड में भी कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी चमक दिखाई दी उनको। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वह एटम से टकराए होंगे और एटम से टकराने के बाद अलग अलग एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए, जिसके कारण उनको साइड में भी थोड़ी थोड़ी चमक उनको दिखाई दी। वापस एक मिनट, क्या देखा हमने कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब छोड़ा गया तो सबसे ज़्यादा चमक थी वह पीछे की तरफ हुई। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स बिना टकराए सीधे निकल गए थे, लेकिन कुछ चमक हमको साइड में भी दिखाई दी, जिससे ये प्रूफ हुआ कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वह एटम से टकराने के बाद कुछ एंगल्स पे गए होंगे और उन्होंने साइड में चमक को पैदा किया। लेकिन 20,000 में से 1 पार्टिकल ऐसा था, 20,000 में से 1 अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वापस
180 डिग्री के एंगल से जाके जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आए थे वहाँ पे चमक पैदा की। उन्होंने देखा ये सबसे बड़ी कह सकते हैं हैरानी की बात थी। क्यों? क्योंकि गोल्ड फॉइल इतनी पतली थी कि अगर थोड़ी सी हवा आ जाए तो भी वह फट जाएगी, लेकिन उस पर बंदूक की गोली से भी तेज स्पीड से कोई बौछार करते हैं तो वह टकराने के बाद वापस उसी तरफ चला जाए, वो तो एक हैरानी की ही बात होगी। तो ये चीज़ उन्होंने ऑब्ज़र्व की थी। अब वो क्यों हुआ, जरा हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस ऑब्ज़र्वेशन के बाद उन्होंने अपना कुछ कंक्लूज़न भी दिया, और उनका कंक्लूज़न क्या था? उन्होंने सबसे पहली बात तो ये बताई कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज़ हॉलो एंड चार्जलेस। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स बिना टकराए सीधे निकल गए थे। तो उन्होंने पहली बात तो ये बताई कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खोखला होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स बिना टकराए सीधे निकल गए थे। सम अल्फ़ा पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, so it is clear that alpha particles forced strong repulsion, so the entire positive charge should be concentrated in very small volume। कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे जो साइड में चले गए थे। एक्चुअल में अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज टकराता है तो वह वापस उसको धक्का देता है। तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन वह बहुत छोटा होगा, जिसके कारण अल्फ़ा पार्टिकल्स में से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ही साइड में इधर उधर गए थे। और उन्होंने यह चीज़ बताई कि पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम से कई गुना छोटा होता है। उन्होंने बताया कि अगर एटम का डायामीटर हम देखें तो वह लगभग 10⁻⁻10 मीटर तक हो सकता है, जबकि न्यूक्लियस का डायमीटर देखें तो वह 10⁻⁻15 मीटर तक होता है। वापस एक मिनट, उन्होंने क्या कहा था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत ही कम होता है जो उसके न्यूक्लियस में होता है। उसके पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। और उनकी कंपैरिजन अगर एटम से करें तो एटम की जो साइज है वह 10⁻⁻10 मीटर तक हो सकती है, जबकि न्यूक्लियस के डायमीटर की साइज होगी वह 10⁻⁻15 मीटर तक होगी। और उन्होंने ये भी चीज़ बताई थी कि एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन कोई पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिस पे पॉजिटिव चार्ज कई गुना ज़्यादा होता है, जिसके कारण 20,000 में से 1 अल्फ़ा पार्टिकल टकराने के बाद वापस उसी एंगल पे आ गया होगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज से टकराने के बाद ही वापस आता है। तो उन्होंने क्या चीज़ बताई थी? ये 3 चीज़ें उन्होंने मोस्टली बताई थी। पहली चीज़ तो क्या थी कि एटम के अंदर मैक्सिमम हिस्सा खोखला होता है क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेट निकल गए थे। कुछ पार्टिकल्स साइड में गए थे क्योंकि वहाँ पे उनको पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ था, लेकिन 20,000 में से 1 पार्टिकल वापस 180 डिग्री से चला गया था। वहाँ पे उनको एटम ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा मिला था। अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने अपना मॉडल जो दिया था उस मॉडल की कुछ यह विशेषताएं थी कि पहला तो द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, कि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का और उसका जो मास जो है वो सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट, कि इस एटम के चारों तरफ ज़्यादातर हिस्सा खोखला होता है, खाली होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। दीज सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। उन्होंने इनको ऑर्बिट कहा।
एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि एटम न्यूट्रल होता है, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैसे बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि एटम न्यूट्रल होता है और उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण एक दूसरे को कैंसिल करके वह न्यूट्रल कंडीशन में पाया जाता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज द कंपेरिजन टू द साइज ऑफ एटम। एटम के कंपेरिजन में जो न्यूक्लियस की साइज़ है वह बहुत ही छोटी होती है। रदरफोर्ड्स मॉडल की तुलना हम हमारे सोलर सिस्टम से कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम में जिस तरीके से प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो हर एक मॉडल की कुछ खासियत भी होती है, कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि पहली चीज़ तो रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल कंडीशन में ही क्यों रहता है, कि अगर कोई चीज़ घूमती है तो उसमें एनर्जी की कमी होनी चाहिए और एनर्जी की कमी होने के कारण वो स्टेबल कंडीशन में नहीं होना चाहिए, लेकिन एटम हमेशा स्टेबल होते हैं, क्यों? और दूसरी चीज़, वह एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और किसी भी एटम में ऑर्बिट कितने होते हैं, उनका अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है, वो चीज़ भी वह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने इलेक्ट्रॉन मूविंग की सर्कुलर ऑर्बिट वेल थ्योरी दी थी और उन्होंने ये चीज़ बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं तो घूमने के कारण वह रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में एनर्जी की कमी आती है और एनर्जी की कमी आने के कारण एक समय ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। उस चीज़ को भी वह रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वापस एक मिनट, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि किसी चीज़ को सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब उसमें एनर्जी की कमी होने लगती है और कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए, लेकिन वह कभी नहीं गिरते। वो चीज़ भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वह भी उसका एक टाइप का ड्रॉबैक था। तो इसके साथ आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। इससे आगे एक और एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे हम, नील्स बोहर की एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।